सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है। मैं रसायन विज्ञान प्रवक्ता AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का सेकेंड क्लास करेंगे। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने विलयन की परिभाषा, विलयन के अवयव, विलयन के प्रकार तथा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी किए थे। आई होप स्टूडेंट्स आपने पिछले क्लास के नोट्स तैयार कर लिए होंगे और साथ ही साथ होमवर्क भी कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने द्रव विलयन के बारे में पढ़ा था। द्रव विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक हम द्रव लेते हैं और विलय की अवस्था कुछ भी हो सकती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो इस चैप्टर में यहाँ से हम सिर्फ द्रव विलयन की ही बात करेंगे। आज के इस क्लास में जिन पॉइंट्स पे हमारा मेन फोकस रहेगा वो हैं विलेयता, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेनरी नियम तथा अनुप्रयोग, राउल्ट नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, स्थिर क्वाथी मिक्सचर तथा इसके प्रकार। तो स्टूडेंट्स, जब हम द्रव विलयन की बात करते हैं, किसी द्रव में अगर हम किसी भी विलय को घोलेंगे तो बात आती है विलेयता की। तो हम विलेयता को डिफाइन करते हैं कि किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, आप निश्चित मात्रा ही निश्चित ताप ही लेंगे और विलेयता की एक निश्चित मात्रा भी आप लेंगे। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, विलायक की मात्रा भी कांस्टेंट रखनी है और तब उस विलायक में जितना अधिक से अधिक आप विलय घोल सकते हैं उसे हम विलेयता कहते हैं। किसी भी द्रव में विलय की विलेयता को प्रभावित करते हैं ये 3 कारक, जिसमें पहला है विलय एवं विलायक की प्रकृति, तापमान और तीसरा है दाब। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले द्रव विलयन में सबसे पहले ठोस द्रव विलयन लेंगे। इसका मतलब जो विलायक है वो द्रव होगा और जो विलय है वो ठोस होगा। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार विलय विलायक की प्रकृति इस तरह के विलयन को इफेक्ट करती है, जिसमें पहला है लाइक डिजोल्व्स लाइक, जैसे जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। दैट मीन्स पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक पोलर सोल्यूट है, वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में ही डिसॉल्व करेगा। सिमिलरली नैप्थलीन एक नॉन पोलर अध्रुवीय सोल्यूट है, तो वो अध्रुवीय विलायक दैट इज बेंजीन में ही डिसॉल्व करेगा। स्टूडेंट्स, जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें सोल्यूशन प्राप्त होता है। जब हम स्टार्टिंग में सोल्यूट ऐड कर रहे होते हैं सॉल्वेंट में, उसमें घोल रहे होते हैं, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और हमें सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे जैसे विलायक में विलय की सांद्रता बढ़ती जाती है और आप विलय के पार्टिकल्स उसमें डाल रहे हैं, तो जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो इंटरैक्ट करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे होता है और वो क्रिस्टल बना के बीकर में नीचे बॉटम में एकत्रित हो जाते हैं। तो यानी कि सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं तो दोनों ही प्रोसेस साथ साथ होते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस भी होता है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी होता है। स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन प्रोसेस का स्पीड ज़्यादा होगा और क्रिस्टलाइजेशन का स्लो होगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट इज़ दोनों प्रोसेस जो ऑपोजिट प्रोसेस हैं एक दूसरे के, उनका वेग बराबर हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और इसी इक्विलिब्रियम पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, विलायक की मात्रा कांस्टेंट है,
तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा विलय आप किसी से विलायक में घोल सकते हैं और संतृप्त विलयन बना सकते हैं, उसी को हम कहते हैं विलयता। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर की टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है किसी सॉलिड की सोल्यूट के साथ। तो हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए हम डेल्टा एच नेगेटिव लिखते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए हम डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ला शाटिलियर नियम या ली शाटिलियर्स प्रिंसिपल, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शन बैकवर्ड फ्लो करती हैं। अगर हम इसी रिएक्शन को ले रहे हैं और हम मान लें कि डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन बैकवर्ड फ्लो करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, दैट इज सॉल्युबिलिटी घटेगी, विलयता घटेगी। अगर हम इसी रिएक्शन को कंसिडर कर लें और मान लें कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू ली शाटिलियर प्रिंसिपल जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और solubility बढ़ेगी, that is more and more solute can be dissolved in the solvent। और नेक्स्ट फैक्टर है दाब, दैट इज प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। तो इस पे दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होता है क्योंकि हम डील कर रहे हैं जिसमें सोल्यूट ठोस है और सॉल्वेंट द्रव है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों पे ही कोई भी प्रभाव नहीं आएगा दाब का, क्योंकि ठोस और द्रव हाईली इनकम्प्रेसिबल कंपोनेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं गैस तथा द्रव विलयन। स्टूडेंट्स, इसमें भी हम देखेंगे कि विलय और विलायक की प्रकृति पे गैस तथा द्रव विलयन की विलयता कैसे प्रभावित होती है। तो स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, आसानी से द्रवित हो जाती हैं, और वही गैसेस आसानी से घुलनशील भी होती हैं। सेकेंड पॉइंट करेंगे तापमान का प्रभाव। स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी किसी गैस को आप लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और जस्ट अभी हम लोग कर चुके हैं कि ली शाटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड फ्लो करती हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी घटती है। इसीलिए जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी दिए गए विलायक में घटेगी, और यही कारण है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं वो गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में ज़्यादा आराम से रह सकती हैं, क्योंकि ठंडे पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो उनको ज़्यादा मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं जो कि है दाब का प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, गैस और द्रव के विलयन पर दाब का प्रभाव सबसे पहले साइंटिस्ट सर हेनरी ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा था अगर किसी बीकर में हम लिक्विड ले रहे हैं और उसमें हम किसी गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं और उसमें हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पहले सिर्फ W1 था, अब W1, W2, W3 हमने प्रेशर बढ़ा दिया बाहर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस दिए गए विलायक में घुल जाती है। इसी को अगर हम एक्सप्रेशन वाइज लिखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। मोल फ्रैक्शन जो है वो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में। तो हमें जो स्टेटमेंट मिला हेनरीज लॉ का वो ये है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब दैट इज P उस विलयन में गैस के मोलों का अंश दैट इज x के समानुपाती होता है, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा इक्वल के साइन के साथ, दैट इज P इज इक्वल टू KH इंटू x। यहाँ पे KH को हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ये लीनियर ग्राफ इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं, और हम अगर ग्राफ बनाएं तो y एक्सिस पे हमको क्या लेना है, आंशिक दाब। इस y सर गलत हो गया, पूरा शुरू से
स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट करेंगे गैस प्लस द्रव विलयन। और इस विलयन के लिए हम देखते हैं कि विलय तथा विलायक की प्रकृति इस तरह के विलयन की सॉल्बिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्लास 11th में क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो ईजिली लिक्विफाई करती हैं, दैट इज़ आसानी से द्रवित हो जाती हैं, और वही गैसेस आसानी से विलायक में घुलनशील भी होती हैं। स्टूडेंट्स सेकेंड फैक्टर हम करेंगे तापमान का प्रभाव। तो जब भी किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं और सोल्यूशन बनता है, ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और जस्ट अभी हम लोग कर चुके हैं कि ली शार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड फ्लो करती हैं, दैट इज़ सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। और इसका एक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं, जलीय जीव जंतु होते हैं, वो ठंडे पानी में ज़्यादा आराम से रहते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है जिनसे उनको सांस लेना होता है, वो ऑक्सीजन की मात्रा ठंडे पानी में अधिक होती है। नेक्स्ट हम करेंगे दाब का प्रभाव। और इस दाब के प्रभाव को सबसे पहले साइंटिस्ट सर हेनरी ने ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। x यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है जो कि किसी विलायक में गैस की विलयता को भी दर्शाता है। आप फिगर से भी देख सकते हैं कि पहले एक बीकर लिया है, उसमें बॉटम में हमने सॉल्वेंट लिया है और उसके ऊपर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब उस सेकेंड फिगर में आते हैं तो पहले से ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं बाहर से। पहले W1 था, इस बार W1, W2, W3। तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है वो डिज़ोल्व हो गई दिए गए सॉल्वेंट में। दैट इज़ जो गैस की सॉल्बिलिटी है जिसको हम x से डिनोट करते हैं वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज़ p इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पे के एच जो है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इसी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो p इज इक्वल, इसको हम लीनियर ग्राफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हम x और y एक्सिस ले लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे हम p लेंगे जो कि आंशिक दाब होगा। x एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन लेंगे। इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 आ रहा है, इसीलिए ग्राफ हमारा यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। और ये m जो है वो स्लोप बताता है जो कि पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो ग्राफ इस पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। और इसी ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ के एच। स्टूडेंट्स जिन अभी आप देख रहे थे कि जो सॉल्बिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये अभी हमने इसी पॉइंट में करा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्बिलिटी या इसका मोल फ्रैक्शन घटेगा। और हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि अगर हम x को लिखना चाहें तो इट इज़ इक्वल टू p अपॉन के एच। दैट इज़ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी घटेगी, और सॉल्बिलिटी घटेगी तो के एच की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस 293 टेम्परेचर पे है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 303 तो उसका के एच वैल्यू भी बढ़ रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो के एच वैल्यू भी बढ़ रही है। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि के एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। नेक्स्ट हम सोल्यूशन ले रहे हैं द्रव व द्रव विलयन। दैट इज़ इसमें सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और इसको सबसे पहले साइंटिस्ट राउल्ट ने स्टडी किया था और उन्होंने एक लॉ दिया था कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर दो कंपोनेंट्स हों दोनों ही वोलाटाइल है तो हम कह सकते हैं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि P1 is directly proportion to x1 and P2 is directly proportion to x2. अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, विच इज़ P1 is equal to P1 नॉट x1 and P2
इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। P1 नॉट प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है। आप सॉल्वेंट 1 से हम सॉल्वेंट डिनोट कर रहे हैं, 2 से सॉल्यूट डिनोट कर रहे हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में सीखा भी था। तो P1 नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P2 नॉट जो है वो प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, जो कि गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। तो इसको यहाँ पे लेंगे। और अगर एक ही कंटेनर में आपने सॉल्यूट भी लिया है, सॉल्वेंट भी लिया है, कुछ जो भी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की उसको हम X2 से डिनोट कर रहे हैं, जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्वेंट की उसको हम X1 से डिनोट कर रहे हैं। दोनों ही वाष्पशील हैं, तो दोनों के ही वाष्प वेपर फेज में जाएंगे और इसमें जो P टोटल आएगा वो इक्वल होगा P1 प्लस P2 के। तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, P total is equal to P1 plus P2। P1 और P2 की वैल्यू हम राउल्स लॉ से लिख सकते हैं, दैट इज P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2। X1 और X2, अगर हम X1 को X2 के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं P1 नॉट 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट X2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। X2 के दो टर्म्स हैं, इसमें से X2 कॉमन ले सकते हैं, तो P1 नॉट X2 को कॉमन लेंगे और पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखेंगे, तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट और कॉमन लिया X2। तो हम कह सकते हैं कि जो ये P टोटल है वो सिर्फ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि इक्वल टू साइन और P1 नॉट P2 नॉट ये सब कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट को हटाएं तो हम कह सकते हैं कि जो P टोटल है वो सिर्फ एक कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जिसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम P1 लें, अगर X1 की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे X1 की वैल्यू 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 भी 0 हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे X1 की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और मैक्सिमम जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। 0 से बढ़ाते बढ़ाते अगर 1 करेंगे तो ये P1 की वैल्यू भी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते ये, और जिस पॉइंट पे ये X1 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 1, तो P1 जो है वो P1 नॉट के इक्वल हो जाता है। ये इस एक्सिस को, y एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वो P1 नॉट की वैल्यू होगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं X2 के लिए, X2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो जब इसको 0 लेंगे तो P2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये P2 का ग्राफ है, P2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। और जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं और X2 की वैल्यू बढ़ते 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 तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है, तो P2 का भी ग्राफ बढ़ते बढ़ते, और जिस भी पॉइंट पे ये y एक्सिस को कनेक्ट करेगा तो उसी को हम कहेंगे P2 की वैल्यू। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम P1 और P2 को ऐड कर लेंगे तो वही होगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। स्टूडेंट्स, ये ग्राफ थोड़ा तिरछा ही बनेगा, क्योंकि जब आप दो वोलाटाइल कंपोनेंट ले रहे हैं तो किसी एक का वेपर प्रेशर कम होगा तो दूसरे का ज़्यादा होगा। दो डिफरेंट लिक्विड्स का वेपर प्रेशर सेम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है राउल्ट का नियम। हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति होती है, और ये अभी रिसेंट में बोर्ड में क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस कंडीशन में, किस स्थिति में राउल्ट्स का नियम, हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति होती है। तो आप देख रहे हैं राउल्ट्स लॉ को अगर हम इन जनरल लिखें, 1 और 2 स्पेसिफाई ना करें, तो P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स होता है, और हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। तो जिस कंडीशन पे इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सेम हो जाती है, हम कहते हैं उस कंडीशन में राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति होता है।
नेक्स्ट है ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ग्राफ है। पहले हमने शुद्ध विलायक लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है, और जो इवापोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, तो सिर्फ सरफेस के अणु ही वाष्प अवस्था में जाएंगे और कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जब इसी शुद्ध विलायक में आपने 1 मोल विलय वहाँ पे ऐड कर दिया है, मिक्स कर दिया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना दिया है, तो जो सरफेस पे जो अणु हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी होंगे और वोलेटाइल सॉल्वेंट के भी होंगे। दैट इज, हम कह सकते हैं कि अणुओं से, विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है। पहले पूरे में विलायक के अणु थे, अब इसमें अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है क्योंकि कुछ पोर्शन जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अणुओं ने घेर लिया है, जिसकी वजह से वाष्प दाब में कमी आ जाती है। और स्टूडेंट्स, विलायक के वाष्प दाब में जो भी कमी आती है वो विलय के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 kg हमने वाटर लिया है और एक बीकर में हमने 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया है, और दूसरे बीकर में अगर हमने 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया लिया है, तो दोनों में जो वाष्प दाब का अवनमन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में जो कंसंट्रेशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वो सेम है, 1 मोल 1 मोल। नेचर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा कि आप कौन सा सॉल्यूट ले रहे हैं। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन पे जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है सॉल्वेंट में और इस पे हम राउल्स लॉ लगाएंगे, तो इसमें जो भी विलयन का वाष्प दाब होगा वो सिर्फ विलायक के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट का आंशिक दाब जो है वो उसके मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें इक्वल का साइन और जो कांस्टेंट है P1 लाना पड़ेगा। अगर इसको भी हम ग्राफ से करें तो y एक्सिस पे हम P1 लेंगे और x एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन लेंगे। क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है तो डायरेक्शन ये होगी, इंटरसेप्ट 0 है, और अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ P1 नॉट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। अगर इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। तो ये डेफिनेशन को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है। और जो आदर्श सोल्यूशन होते हैं उनके कुछ गुण भी होते हैं कि जब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया जाता है तो डेल्टा H मिक्सिंग जो है 0, दैट इज़ एनर्जी चेंज जो है वो 0 होता है। और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। दैट इज़ 10 ml हम A का ले रहे हैं, 10 ml B का ले रहे हैं, तो टोटल 20 ml का ही सोल्यूशन बनेगा, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा। और जो रीज़न है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्यों आ रही हैं, रीज़न है दैट इज़ जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है और प्योर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर ही होता है जब उनको आपस में मिक्स करके सोल्यूशन बना लिया है। तो ये हमारा राउल्ट लॉ का ग्राफ हो गया है। और एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशंस नहीं होते, नियरली टू आइडियल होते हैं। और कौन से कंपोनेंट्स मिलाने पर हमें आइडियल सॉल्यूशंस मिलते हैं? वो ऐसे पदार्थ जिनकी संरचना और ध्रुवीयता लगभग समान हो। फॉर एग्जांपल N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टॉलीन। और कुछ ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो आदर्श विलयन नहीं बनाते हैं, उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम का अनुसरण नहीं करते हैं, या तो उससे ज़्यादा होंगे या उससे कम। जो वाष्प दाब है या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ऐसे विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं राउल्ट नियम से, तो इनका जो ग्राफ है वो ओरिजिनल ग्राफ से बड़ा आएगा थोड़ा। और जो ऋणात्मक विचलन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट लॉ से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनका ओरिजिनल ग्राफ से जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, P1 भी कम हो जाएगा, P2 भी कम हो जाएगा और P टोटल भी कम हो जाएगा।
जो धनात्मक विचलन वाले सॉल्यूशंस हैं उनके लिए अगर हम राउल्स लॉ लिखेंगे तो PA इज ग्रेटर दैन PA नॉट इंटू XA एंड PB इज ग्रेटर दैन PB नॉट इंटू XB। डेल्टा H मिक्सिंग को भी हम ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे, डेल्टा V मिक्सिंग को भी हम ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे। और अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो दैट इज़ इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बिफोर मिक्सिंग इज ग्रेटर दैन द इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जाम्पल लेंगे एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन आपको पता है एक पोलर मॉलिक्यूल्स है और पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल इंटरैक्शंस होते हैं। तो जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसमें स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरैक्शंस थे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो इनके बीच में अब डायपोल इंटरैक्शन था, बीच में कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया तो जो उसके इंटरैक्शन थे पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अब वीक हो गए हैं। नेक्स्ट है जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं सोल्यूशन, अगर उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो PA इज लेस दैन PA नॉट XA एंड PB इज लेस दैन PB नॉट XB। डेल्टा H मिक्सिंग is less than 0, delta V mixing is also less than 0 और reason जो है EAA and EBB is less than जो न्यू इंटरैक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू द प्योर ओल्ड इंटरैक्शन। एग्जाम्पल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जबकि जो उनके पहले के इंटरैक्शंस थे वो एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म में डायपोल इंटरैक्शंस थे, जिसकी वजह से अब जब न्यू स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पार्शियल प्रेशर घट गया, ग्राफ नीचे की तरफ से बनेगा। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप, दैट इज स्थिर क्वाथी मिक्सचर्स। ये भी द्विघटीय मिश्रण होते हैं और जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है, एक स्थिर ताप पर उबलते हैं और इनके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम क्वथनांकी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं जो कि राउल्स लॉ से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 95% एथनॉल एंड वाटर होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वे मिश्रण होते हैं जो राउल्स लॉ से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर। तो ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ही एजियोट्रॉप्स बनते हैं, ये नहीं आपने कुछ भी किसी भी कंसंट्रेशन में मिक्स कर दिया हो। और आज का होमवर्क है कि जब 10 ml अब लिक्विड A और 10 ml लिक्विड B बना रहे हैं और 19.9 ml सोल्यूशन बन रहा है तो ये कौन सा विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं राउल्स लॉ से, वो आपको बताना है विथ रीज़न। और अगर 10 ml लिक्विड A और 10 ml लिक्विड B को मिक्स करने पे 20.1 ml सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है तो ऐसा विलयन राउल्स लॉ से किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं और क्यों। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं और अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ पूछना है तो कुछ बात करनी है तो उसके लिए पहले तो आपको आपके प्ले स्टोर से या iOS से दीक्षा आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे आप इस चैप्टर से रिलेटेड और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस वीडियो को YouTube पे भी डाला जाएगा। जो जिस चैनल पे है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को आप वहाँ पे दोबारा देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी वर्चुअल क्लासेस में भी आप अपने टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।